आज का थॉट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। यह क्लास आपके विभिन्न एग्जामों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। दोस्तों, हमारी बात तुर्कों के आक्रमण पर चल रही थी। पिछले वीडियो में हमने महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। आज उसी क्रम में हम मोहम्मद गोरी के बारे में, भारत पर आक्रमण तथा इस्लाम धर्म की यहाँ स्थापना या सत्ता की स्थापना के बारे में क्रमबद्ध बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी के बारे में तो यह गोर प्रदेश का था, जहां के लोग मूलतः महायानी बौद्ध शाखा से जुड़े थे, जो कालांतर में आगे चलकर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिए थे। और जब यहां गोर प्रदेश का शासक अलाउद्दीन हुआ, तो इसने गजनी पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और पूरी तरह से जला दिया था। गजनी को जला दिया, जिसके कारण इसे जालसोज या वर्ल्ड बर्नर कहा गया। क्या है? गोर प्रदेश का था। यहाँ के जो लोग थे वह मूलतः महायानी बौद्ध शाखा से जुड़े हुए थे, और जब यहाँ जो कालांतर में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, यहाँ का जब शासक अलाउद्दीन हुआ, उसने गजनी पर आक्रमण कर उसे जीत लिया तथा उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था या जला दिया था। अलाउद्दीन का चचेरा भाई मोहम्मद गोरी या शिहाबुद्दीन 1173 में गोर या गजनी का शासक बनता है। क्या है? अलाउद्दीन का चचेरा भाई मोहम्मद गोरी 1173 में गजनी या गोर प्रदेश का शासक बनता है। अब हम बात करेंगे गोरी के बारे में। और गोरी का वंश, उपाधि, तो इसका वंश था वह ससवनी वंश का यह शासक था। इसकी उपाधि की बात करें तो इसकी कई उपाधियां हैं। पहले जंगी, जो इसकी मां कहती थी। जंगी उपाधि कौन दिया था? इसकी मां। मोहम्मद बिन शाम, मुइजुद्दीन और अबुद्दीन। शिहाबुद्दीन। इसकी उपाधियां कौन कौन सी हैं? जंगी, इसकी मां कहती थी, मोहम्मद बिन शाम, मुइजुद्दीन और शिहाबुद्दीन। अब यदि हम आगे बात करें, जब यह गजनी का शासक बना, तब भारत पर साम्राज्य स्थापना के लिए 1173 से 1205-6 ईस्वी तक कई आक्रमण करता है। अब हम आगे बात करें इसके आक्रमणों की, तो आक्रमण पहला 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करता है। मुल्तान पर, जो खैबर तथा बोलन दर्रे के रास्ते आता है। खैबर बोलन दर्रा।
और 1175 में ही सिंध को भी जीत लेता है। क्या है, 1175 में खैबर और बोलन दर्रे के रास्ते गोरी बाहर आक्रमण करता है और जो मुल्तान और सिंध जो मुस्लिम राज्य थे उन्हें जीत लेता है। अब इसके अगले आक्रमण की बात करें तो 1178 में यह गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ा पर आक्रमण करता है, जहां का शासक मूलराज सेकंड था। क्या था? 1178 में यह गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ा पर आक्रमण करता है, जहां पर उस समय शासक मूलराज द्वितीय था। इसका भाई भीम द्वितीय अपनी विधवा माता नैना देवी के साथ मिलकर गोरी को युद्ध में पराजित कर देते हैं और यह गोरी की भारत में पहली हार थी। अब अगले आक्रमण की बात करें, 1189 ईस्वी में यह पंजाब पर आक्रमण करता है, जहां पर शासक, अगर यहां के शासक की बात करें तो जहां का शासक गजनी वंश का खुसरो मलिक शासन कर रहा था, आक्रमण करता है और इसे पराजित कर यहां पर अपना अधिकार कर लेता है और पंजाब को भारत का सिंहद्वार कहा जाता था। यदि हम आगे बात करें, 1186 ईस्वी में लाहौर पर आक्रमण करता है और इसे जीत लेता है। अगला 1188 ईस्वी में भटिंडा पर आक्रमण करता है और यहां विजय प्राप्त करता है। क्या है? 1188 ईस्वी में यह भटिंडा पर आक्रमण करता है और इसे जीत लेता है। यही विजय गोरी की तराइन के प्रथम युद्ध का कारण बनती है, क्योंकि चंदेल वंश का शासक जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, वह भटिंडा पर अपना अधिकार समझता था। अब हम बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। समय की बात करें तो 1191 मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था, जिसमें गोरी की पराजय हुई और पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध। समय 1192। यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था और मोहम्मद गोरी इस युद्ध को जीत गया था। तराइन के दो युद्ध होते हैं, जिसमें जो पहला युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गोरी की पराजय होती है और जो दूसरा युद्ध है उसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है। इसमें इतिहासकार हैं मिनहाज उस सिराज, यह कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु युद्ध पर ही हो गई थी, यह युद्ध के मैदान पर हो गई थी। जबकि दूसरे इतिहासकार हसन निजामी हैं, जो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान कुछ समय तक जीवित रहा और इसे रणथंभौर पर नियुक्त कर दिया गया था, और जब यह मोहम्मद गोरी के विरुद्ध एक संघ बनाने लगा और एक षड्यंत्र रचने लगा, तब मोहम्मद गोरी इसकी मृत्यु करवा देता है। अब हम अगले आक्रमणों की बात करें तो 1193-94 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गोरी का सरदार था,
कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर पर आक्रमण करता है, अजमेर पर आक्रमण करता है और इसे अपने अधीन कर लेता है। और यहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाता है, जो पहले एक संस्कृत विद्यालय था, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। अगले आक्रमण की बात करें, 1195 में यह अलीगढ़ पर आक्रमण करता है और उसे जीत लेता है। अब बात करें 1194 ईस्वी की, तो चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध होता है। यहां का शासक गढ़वाल शासक जयचंद्र था, जयचंद्र था गढ़वाल वंश। स्थान की बात करें, कन्नौज इटावा के मध्य। इस युद्ध में जयचंद्र की पराजय होती है और मोहम्मद गोरी कन्नौज से लेकर बनारस तक के मंदिरों को तोड़वाता है और वहां से उन्हें लूटता है। अब हम आगे बात करें तो गोरी के सरदारों के द्वारा किए गए आक्रमण, कौन से? गोरी के सरदारों का आक्रमण। तो अभी हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जाने हैं, तो लिख लेते हैं ऐबक पहला 1193-94 अजमेर जहां इसे विजय करता है और वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनवाता है। और इसी की खुशी में दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाता है। 1195 अलीगढ़, 1196 रणथंभौर पर आक्रमण करता है और उसे अपने अधीन कर लेता है। अगर इसके हम अगले आक्रमण की बात करें तो 1197 ईस्वी में यह गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ा पर आक्रमण करता है और इसे अपने अधीन कर लेता है। और इसी आक्रमण के समय ऐबक इल्तुतमिश को खरीदा था। अगले आक्रमण की इसकी बात करें तो 1202 ईस्वी में बुंदेलखंड पर आक्रमण करता है और यहाँ की राजधानी कलिंजर को जीत लेता है। यहाँ का जो शासक था, परमर्दिदेव, इसे भी जीत लेता है। और परमर्दिदेव के ही राज्य में आल्हा और उदल नामक दो सैनिक रहते थे। यदि हम इसके अगले सेनापति की बात करें तो वह है बख्तियार खिलजी। यह जो पहला आक्रमण वह बिहार पर करता है और वहां नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करवा देता है और यहाँ बहुत सारी किताबें थी, लाइब्रेरी पर आग लगवा दिया था। इसके बाद उदंतपुरी पर अभी आक्रमण करते हैं और अपने अधिकार में कर लेता है। यदि इसके अगले आक्रमण की बात करें तो वह है बंगाल। यहाँ का शासक
सूर्यवंश का शासक लक्ष्मण सेन शासन कर रहा था और इसकी राजधानी नादिया पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेता है और अपनी राजधानी लखनौती बनाता है और यहीं पर ही गोरी का नाम का पहली बार खुतबा पढ़वाया था। यानी यह बिहार और बंगाल पर आक्रमण करता है। बिहार से नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी तथा बंगाल का जो सूर्यवंशीय शासक लक्ष्मण सेन था उस पर आक्रमण करता, सूर्यवंशीय नहीं, सेनवंशीय शासक है, सेनवंश था, सेनवंशीय शासक लक्ष्मण सेन पर आक्रमण करता है और उसकी राजधानी नादिया को अपने अधिकार में कर लेता है तथा अपनी नई राजधानी लखनौती बनाता है और यहीं पर पहली बार मोहम्मद गोरी के नाम का खुतबा पढ़वाया था। यदि हम गोरी के अगले आक्रमण की बात करें तो वह है 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध गोरी अंतिम बार अभियान किया था। खोखरों के विरुद्ध गोरी का अंतिम अभियान था और जब गोरी यहां से वापस जा रहा था तब 1206 ईस्वी में सिंध के पास खोखरों और लड़ाकू जातियों से युद्ध करते हुए गोरी की मृत्यु हो जाती है। क्या है, 1206 में गोरी खोखरों के विरुद्ध अंतिम अपना अभियान करता है और जब यहाँ से विजित करके जा रहा था तो सिंध के पास, सिंधु नदी के आसपास खोखर जाति तथा वहाँ की जो लड़ाकू जाति थे उनसे युद्ध करते हुए गोरी की मृत्यु हो जाती है। और जब 1205 में गोरी खोखरों के विरुद्ध आक्रमण किया था, इसी समय इल्तुतमिश अपनी प्रतिभा तथा योग्यता का पूरा परिचय दिया था, जिसके कारण गोरी ने ऐबक से कहा था कि इल्तुतमिश के साथ अच्छा व्यवहार करे और उसे दास्ता से मुक्त कर दे। अब हम आगे बात करें उत्तराधिकारी। गोरी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिसके कारण जो गोरी के सरदार थे वही उसके उत्तराधिकारी हुए। पहले अगर हम बात करें गजनी और गोर प्रदेश, यहां पर जो गोरी का सरदार एलदौज था वह शासन कर रहा था। दूसरा, लाहौर की बात करें, यहां पर दूसरा सरदार कुबाचा, और तीसरे की बात करें दिल्ली, यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक। चौथे बंगाल की बात करें तो यहां पर बख्तियार खिलजी। अगर हम भारत पर गोरी की राजधानी की बात करें तो वह उसकी दिल्ली ही थी। तराइन के द्वितीय युद्ध यानी 1192 के बाद गोरी की राजधानी दिल्ली तथा उसका प्रतिनिधि अपना प्रतिनिधि ऐबक को बना दिया था।